Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about causes of floods in Pakistan. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अच्छी सी बात से मैं स्टार्ट करूँगी. स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान का इस टाइम क्या हाल है. 50 से 60% जो पाकिस्तान है वो ज़ेर आब है, सैलाब की जद में आ चुका है. ठीक है, और इस टाइम एटलीस्ट हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना कि जितनी जितनी हमारी औकात है उसके मुताबिक हम हेल्प कर सकें. अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि किस तरह हेल्प करनी है, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पर्पज़ के लिए काम कर रही हैं. दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास क्या है जो हम लोग दूसरों की मदद करें. देखिए, आपके पास कुछ नहीं है, एटलीस्ट आपके पास 100 रुपये, 10 रुपये या 500 रुपये तो होंगे ना. ठीक है, चाहे आप 5 रुपये, 1 रुपया, 10 रुपये, इतने से भी पैसों से आप लोग मदद तो करें एटलीस्ट. कम से कम पॉलिटिशियंस नहीं, हमारी गवर्नमेंट नहीं, तो कम से कम हम जो आवाम है हमें ही इकट्ठा हो जाना चाहिए. सो थिंक अबाउट दिस. अब स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पर आते हैं. आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स के हवाले से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. जनरल साइंस एंड एबिलिटी के हवाले से भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इसके अलावा ऐसे में भी इससे रेलेवेंट कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है जी. सो कॉजेज़ ऑफ फ्लड्स इन पाकिस्तान, क्या वजूहात हैं पाकिस्तान में इस कदर तबाही, सैलाब से, और फ्लड एकदम से कहाँ से आ गया भाई, सारा आज हम देखेंगे. बट उससे पहले कुछ फैक्ट्स, फिगर्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि इस टाइम क्या सिचुएशन है हमारे मुल्क की. अफेक्टेड पीपल इज़ अराउंड 30 मिलियन. 30 मिलियन जो लोग हैं वो अफेक्टेड हैं. मैं ये नहीं कह रही कि वो सारे के सारे मर चुके हैं, नहीं. अफेक्टेड मतलब है बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं अपने घरों से, उनके जो घर हैं वो लॉस्ट हो चुके हैं, उनके जो अजीज़ व अकारब हैं और उनके जो भी मवेशी वगैरह हैं. ठीक है, मिलियंस ऑफ जो मवेशी हैं जो कि कहीं ना कहीं उनके रोज़ के कमाने में हेल्प करते थे, वो सारे के सारे लॉस्ट हो चुके हैं. तो मिलियंस ऑफ पीपल, 30 मिलियन पीपल जो उनसे वो इस टाइम अफेक्टेड हैं. ठीक है, 1 मिलियन हाउसेज आर टोटली और पार्शली डैमेज्ड. 1 मिलियन, बल्कि इससे ज़्यादा, क्योंकि ये वो सिचुएशन है कि हम लोग इस टाइम एस्टिमेशन नहीं लगा सकते हैं कि भाई कितनी. ठीक है, तो ये सिर्फ जनरल से फैक्ट्स हैं. हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो, क्योंकि अभी तो उन जगह पर कोई पहुंचा नहीं है. जब सैलाब थमेगा, कोई सिचुएशन ठीक होगी, तभी वहाँ जाकर सही वाली फैक्ट्स, फिगर्स इकट्ठे हो सकते हैं कि भाई कितना नुकसान हो चुका है. ठीक है जी. तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टेटमेंट, सम 7 लाख एकड़ ऑफ क्रॉप्स हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट इन बलूचिस्तान अलोन. सिर्फ बलूचिस्तान के एरिया की अगर मैं बात करूं तो 7 लाख से ज़्यादा, 7 लाख एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन है वो ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल बंजर हो चुकी है. देखिए देखो, जहाँ पर भी फ्लड आता है वो जो ज़मीन होती है वो फिर काश्तकारी के काबिल नहीं रहती है, उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है. तो आपके मुल्क का जो इस टाइम हाल है, इससे भी वर्स्ट किस्म की कंडीशन आने वाली है आपके मुल्क में. वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी जब मैं इम्पैक्ट्स पे वीडियो बनाऊँगी ना, तब डिस्कस करूँगी कि क्या होने वाला है और क्या क्या इसके इम्पैक्ट्स आएंगे. डोंट टेक इट सो ईजी. इसको इतना आसान मत लें. चाहे हम इस तरह के एरिया में एग्जिस्ट करते हो जहाँ पे सैलाब का नामो निशान नहीं है, बट हर छोटे से छोटा बच्चा जो इवन कि आपकी गोद में भी है वो भी इफ़ेक्ट होगा इस तरह के सैलाब से, क्योंकि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे सवेयर किस्म का फ्लड है. देन द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विल मेक इकोनॉमिक रिकवरी मच हार्डर. ऑलरेडी आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी का क्या हाल था. हम तो ऐसी आवाम है और हम तो ऐसे लोग हैं जो कि कर्ज़े की दुआएं करते हैं कि अल्लाह करे हमें कर्ज़ा मिल जाए. ठीक है, और फिर जब हमें कर्ज़ा मिल जाता है हम उस पर खुश हो जाते हैं. हम ऐसे लोग हैं और ऐसी कौमें जिनसे वो कभी तरक्की नहीं करती हैं. तो ऑलरेडी हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ब्लिंक किस्म की, कोलैप्स किस्म की सिचुएशन में है, और ऊपर से इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है. आपके मुल्क की रोड्स, रेलवेज़, घर, बिल्डिंग्स, ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, और ये बहुत चीज़ें जो उनसे ये लॉस्ट हो चुकी हैं. और ना ही हमारी इकोनॉमी के पास इतना पैसा है कि हम डेवलपमेंट के
प्रोसेसेस में लगाएं या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पर लगाएं, और अब ऊपर से इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस्ट, तो कहाँ पे हमारी इकोनॉमी इस टाइम स्टैंड करती होगी। ये एक तरह का आपकी इकोनॉमी पे बर्डन है। इट्स द वर्ड्स डेडलीस्ट फ्लड, डेडलीस्ट फ्लड का नाम दिया गया है इसको सिंस 2017 साउथ एशियन फ्लड। 2017 में फ्लड आया था साउथ एशिया के एरिया में, ठीक है। उसके बाद ये जो फ्लड पाकिस्तान में अब आया है, इसको डेडलीस्ट फ्लड का नाम दिया गया है। एंड इट्स अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी इन पाकिस्तान, एक एमरजेंसी की सिचुएशन है पाकिस्तान में, क्योंकि ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे जिनके पास ना घर है, ना कपड़ा, ना खाने पीने का कुछ है, और वो रोड्स पर ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, दिन रात गुजार रहे हैं। तो इसलिए एक इमरजेंसी की कंडीशन आ चुकी है जिसमें सबको पार्टिसिपेट करना है और हेल्प करनी है। अब हम देखते हैं लोकेशन कहाँ कहाँ पर इस टाइम फ्लड जोन सा है वो आया हुआ है, और क्यों मैंने स्टार्ट में ऐसा कहा कि 50 to 60% जो पाकिस्तान है वहाँ पर उन एरियाज़ में सैलाब आ चुका है। तो बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, साउदर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब में सैलाब आ चुका है, सिंध में, आज़ाद कश्मीर में एंड KPK में। ये वो एरिया हैं जहाँ पर सैलाब आए हुए हैं। और KPK में जो सैलाब हैं उनकी जो स्पीड है ना बहुत सवेयर है। क्यों? क्योंकि KPK में जो सैलाब है वो ग्लेशियर्स से जो पानी, ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं वो पानी पहाड़ों से नीचे आ रहा है, और ऊंचाई से जो चीज़ नीचे आएगी, ऊंचाई से जो पानी नीचे आएगा ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड बहुत तेज़ होगी, बहुत ज़्यादा स्पीड होगी। इसके अलावा बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध वगैरह, ठीक है, वहाँ पर इस टाइम जो सैलाब आया हुआ उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जो पानी है वो बेसिकली आपके जो दरिया हैं, दरिया की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, इससे ज़्यादा वो पानी दरिया जो है वो अपने अंदर सेव नहीं कर सकता, तो वो जो दरिया होगा वो पानी फिर बाहर फेंकेगा। तो इस वजह से बलूचिस्तान, गिलगित वगैरह में भी सैलाब हमें देखना पड़ रहा है। तो अब जब KPK में जो मैं कह रही हूँ कि सैलाब की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा है, अब वहाँ लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वहाँ पर अगर आप उन लोगों को कहोगे ना कि भाई आपके सैलाब आने वाला है और आपके पास सिर्फ 2 से 3 घंटे हैं या 1 घंटा जगह खाली कर दो, तो ऐसे लोग जो से हैं वो मतलब 2 से 3 घंटे में अपने मवेशी वगैरह या बहुत सी ज़रूरत, बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी बस वही उठाकर भागेंगे ताकि उनकी जान बच जाए। लेकिन ऐसे एरियाज़ जहाँ पर सैलाब की जो स्पीड होती है वो अगर लो है तो उनको 10 से 12 दिन या 9 दिन 8 दिन मिल जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उनकी जानें भी बच जाती हैं और वो अपने मवेशी वगैरह भी वहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस टाइम KPK का बहुत बुरा हाल है। देन लेट्स टॉक अबाउट कॉजेज़। अपने मेन टॉपिक पर आते हैं जी। क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्यों एकदम पाकिस्तान में इतना पानी आ गया है, क्यों, रीज़न क्या है इसकी भी। हैवी मॉनसून रेन्स, ठीक है, मॉनसून रेन्स जो सी हैं बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड बारिशें हुई हैं। इन 2012 पाकिस्तान रिसीव्ड हायर रेनफॉल देन यूजुअल। जितनी एक्सपेक्ट की गई थी ना उससे बहुत ज़्यादा, डबल ट्रिपल बल्कि बारिशें जो सी वो ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। सिंध की अगर मैं बात करूं तो सिंध रिसीव्ड 784% हायर रेन देन नॉर्मल, ठीक है, मतलब नॉर्मल रूटीन से हटकर 784% उनकी जो रेन है वो ज़्यादा हुई है। मतलब इतनी ज़्यादा बारिश होना उनके लिए, बारिश जो है वो नेमत नहीं बल्कि ज़हमत बन चुकी है इस टाइम। बलूचिस्तान की बात करूँ, रिसीव्ड 500% मोर रेन देन यूजुअल। अब अगर मैं साउदर्न पाकिस्तान की बात करूँ, साउदर्न पाकिस्तान एक्सपीरियंस्ड बैक टू बैक हीट वेव्स इन मई एंड जून। इतनी शदीद गर्मी पड़ी है ना कि उन हीट वेव्स की वजह से क्या हुआ है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हुए हैं बहुत स्पीडीली, और उनका जो पानी है वो बहुत फ्लो के साथ आपके दरियाओं, नहरों और समंदरों में आया है, जो कि फ्लड का एक सबब बना है। नंबर 2, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स। देखें इतनी ज़्यादा जो बारिशें हुई हैं, क्यों हुई हैं, ठीक है, वो भी तो एक क्वेश्चन मार्क है ना कि इतनी ज़्यादा बारिशें हुई क्यों हैं। देखिए इसके पीछे आपका जो चीज़ मैटर करती है वो है आपका वेदर पैटर्न।
जो क्लाइमेट है, जो आपका वेदर है, वो बहुत स्पीडीली चेंज होता जा रहा है। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि जितनी शिद्दत के साथ अब गर्मी पड़ती है, पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी। अगर हम आज से कोई 6-7 साल पीछे जाएं तो इतनी शदीद गर्मी नहीं होती थी, लेकिन अब गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है, ठीक है। और विद द बेस्ट ऑफ टाइम ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म होता जाएगा। तो क्या चेंज आया है भाई, किस तरह आपका वेदर पैटर्न एक्सट्रीम हो गया, उसको देख लेते हैं हम। फ्रॉम इंक्रीजिंगली हाई टेम्परेचर इन समर टू हैवी रेन, क्या हुआ है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। कैसे? अब देखो, जहाँ समंदर होगा वहाँ पर हीट वेव्स जोन सी होंगी, मतलब कि वहाँ पे फ़र्ज़ करो कि गर्मियों का सीज़न है तो वहाँ पर समंदर से प्रेसिपिटेशन का जो प्रोसेस है, जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। समंदर से पानी बुखरात की शक्ल में आसमान पर जाएगा, बादल बन के फिर वहाँ से बरसेंगे, ठीक है। ये एक मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको बता दिया है कि बेसिकली होता क्या है। ज़्यादा गर्मी पड़ने से जो पानी है वो ज़्यादा एवेपोरेट होगा और ज़्यादा बारिशें होंगी। देन है जी, द प्रोजेक्टेड टेम्परेचर इंक्रीज इन पाकिस्तान इज़ हायर देन द ग्लोबल एवरेज। मतलब पाकिस्तान में इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी जोन सी है वो बढ़ी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जोन सा है वो देखने को मिला है। इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है, ऑल्टर्ड क्लाइमेट पैटर्न्स, आपके जो क्लाइमेट पैटर्न्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अफेक्टिंग टाइमिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ मानसून रेनफॉल, तो डेफिनेटली अगर आपके वेदर पैटर्न या क्लाइमेट पैटर्न्स चेंज होंगे तो आपकी जो रेनफॉल का जो टाइम है और जो उनकी स्ट्रेंथ है, मतलब हो सकता है कि इतनी बारिशें ना होनी हो, ठीक है, या इतनी शिद्दत की बारिशें ना होनी हो, लेकिन आपकी ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो इस टाइम ऐसा वक्त आ चुका है, क्लाइमेट जो चेंज है वो इस कदर बढ़ चुका है कि जिन मौसमों में हमने बारिशें एक्सपेक्ट नहीं की होंगी, हमें उन मौसमों में भी बारिशें देखनी पड़ेंगी। और ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे यूजुअली बहुत सी बारिशें होती थी नॉर्मल रूटीन में, बट वहाँ पर हमें ड्रॉट्स का सामना करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं कि मतलब बारिशों का ना होना। देन उसके बाद आ जाएगा जी फास्टर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको लोगों को एक और बात बता दूँ कि जो आपके क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान के नहीं, मतलब कि पूरी ग्लोब के, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में भी वो मतलब रिसर्च करते हैं। तो ऑन दी बिहाफ ऑफ दैट, उस रिसर्च के मुताबिक एक रिसर्च सामने आई है और उस रिसर्च में ये लिखा गया था कि 2050 में ज़मीन का टेम्परेचर इस कदर ज़्यादा हो जाएगा कि पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है ना नॉर्दर्न साइड पे, वो सारे के सारे मेल्ट हो जाएंगे। और सोचो कि सारे जब वो मेल्ट हो जाएंगे तो डैम्स भी नहीं है हमारे मुल्क में, कोई रेजरवायर्स भी नहीं है, तो हम किस तरह इतना पानी सेव करेंगे। अभी क्या हाल हो रहा है हमारे मुल्क का, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी फास्टर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स बहुत स्पीडीली जो मेल्ट हो रहे हैं, ये भी एक रीज़न है आपके मुल्क में फ्लड की। हाई टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक मैं आप लोगों को बात बता दूँ कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा क्या पाकिस्तान की वजह से हो रहा है? नहीं। देखिए, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक फ़ेज़ आया है ना, तब से फॉसल फ्यूल्स जैसे कि कोयला, पेट्रोल और इसके अलावा ऑयल, इनका यूज़ ज़्यादा हो गया। इनका यूज़ ज़्यादा होने की वजह से बहुत सी डेंजरस गैसेस जो हैं वो एमिट हो रही हैं। अब उन गैसेस में आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, मीथेन आ जाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है, ये गैसेस आ जाएंगी। अब इन गैसेस का काम क्या होता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। सारा दिन जो आपकी ज़मीन है वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जैसे ही रात का टाइम होता है उस टाइम आपकी ज़मीन ने वो जितनी भी है हीट एब्जॉर्ब की होती है ना, उसको आप समझो कि एक सांस लेना होता है आपकी ज़मीन ने, और वो सारी की सारी जो हीट है वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में जानी होती है। लेकिन इन गैसेस की वजह से जो कि आप लोग यूज़ करते हो, ये गैसेस एमिट करते हो, कि आपकी एटमॉस्फेयर में एक लेयर बन चुकी है इन गैसेस की। ये गैसेस क्या करती हैं कि उस हीट को ज़मीन से बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देती हैं, बल्कि वापस आपकी ज़मीन पर ही भेज देती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ज़मीन है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है।
अब अगर हम कहें कि भाई हम तो मोटर बाइक यूज़ नहीं करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ नहीं करते हैं, ट्रैक्टर्स यूज़ नहीं करती, या इंडस्ट्रीज़ में कोयला नहीं जलता या गैस यूज़ नहीं करती, तो ये फिर हम लोग मजाक ही करेंगे, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से ऐसी डेंजरस गैसेस एमिट हो रही हैं जिनकी वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। होपफुली अब आपको समझ आ चुका है कि मैं क्यों बार बार कह रही हूँ कि ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो टेम्परेचर जो सा है अगर ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है जो अल्लाह ताला ने सेट किया है, डेफिनेटली उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। उस पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा कि ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। फास्टर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, वो मेल्ट होगा तो उससे क्या होगा, इट कोज फ्लडिंग ऑफ रिवर विद डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। उससे क्या होगा, डेफिनेटली वो पानी आपके दरियाओं में, समंदरों में आएगा, और अब दरियाओं और समंदरों की इतनी जितनी कैपेसिटी होगी उतना तो पानी वो अपने अंदर रखेंगे, लेकिन अगर पानी उनकी औकात से ज़्यादा आ जाएगा तो डेफिनेटली वो जो पानी है वो बाहर फेंक देंगे। तो अब यही हो रहा है कि वो जो पानी है वो मतलब कि उनके अंदर इतनी जगह नहीं है दरियाओं के अंदर कि वो उसको अपने अंदर रखें। डेफिनेटली पानी जो सा वो बढ़ चुका है, उसका लेवल जो सा पानी के वो रेज हो चुका है, और दैट्स वाई वो पानी फिर इर्द गिर्द के जो गाँव होते हैं उनमें भेज देता है। तो ये कुछ कॉजेज़ थे। इसके अलावा नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान लैग फार बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू टेकिंग मेजर्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन भी एक कॉज है आपका टेम्परेचर रेज करने की, फ्लडिंग की, ठीक है। जो सैलाब आया हुआ है, एयर पोल्यूशन भी रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? जैसे कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लाहौर है, ठीक है, वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है पोल्यूशन के हवाले से। मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो चुकी है। मतलब आप लोग देखते हो कि इतनी गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा रश। लाहौर जाकर तो वैसे ही मतलब दिल घबराने लग पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा रश हो चुका है वहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग देखते हो कि गाड़ियाँ यूज़ करने से क्या होता है कि गैसेस निकलती हैं, और उससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट तबाह हो जाता है। ऑलमोस्ट कंप्लीट रिलायंस ऑन फॉसल फ्यूल फॉर एनर्जी हैज़ मेड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ पोल्यूशन। हम लोग अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए फॉसल फ्यूल्स पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो चुके हैं, ठीक है। सस्ती तरीन बिजली बन सकती है पानी से, सस्ती तरीन बिजली बन सकती है आपके सूरज की रोशनी से, लेकिन हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं? कोयले पे ज़्यादातर डिपेंड करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। वी आर स्टिल यूजिंग कोल फायर्ड पावर स्टेशंस। हम ऐसे पावर स्टेशंस यूज़ कर रहे हैं जो कि कोल फायर होंगे, मतलब कि कोयला जलाकर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी, साहिवाल वाली साइड पर एक कोल पावर स्टेशन जो है वो मतलब कि लगा है, जिसने साहिवाल और उसके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट उसको तबाह कर दिया है। मैं ख़राब का वर्ड भी नहीं यूज़ करूँगी, नुकसान का वर्ड भी नहीं यूज़ करूँगी, बल्कि तबाह का वर्ड यूज़ करूँगी कि वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट तबाह हो चुका है। कोल इतना ज़्यादा, मतलब एक दिन में टन्स ऑफ कोल जो है वो वहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर पाकिस्तान इज़ हायर देन इन मेनी अदर कंट्रीज़, ठीक है। हमारी इकोनॉमी का क्या हाल है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशन होगी तो उससे हमारी इकोनॉमी जो है वो मज़ीद वर्स हो जाएगी। बीइंग एन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री सिग्निफिकेंटली इंक्रीज पाकिस्तान्स वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। हम एग्रेरियन स्टेट हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, और अगर इस तरह का क्लाइमेट पाकिस्तान में रहा तो हमारी जो एग्रीकल्चर वो तबाह हो जाएगी, और इकोनॉमी जो उनसे वो हमारी बिल्कुल बैठ जाएगी हमारी इकोनॉमी। तो अब ये जो इतना फ्लड आया उससे जो इतनी तबाही हुई है एग्रीकल्चर की, कैन यू इमेजिन कितना नुकसान होने वाला है? कैन यू इमेजिन कितनी ज़्यादा महंगाई होने वाली है? कैन यू इमेजिन कि सब्जियां, टमाटर, हर चीज़ बहुत महंगी होने वाली है। सो ये थे जी कुछ कॉजेज़। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस वर्ड्स फ्लडिंग इन पाकिस्तान। सो if you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।